हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डाई एथिल ईथर पर वाइवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यानी अगर आपने क्लास 12th के केमिस्ट्री के चार्ट पेपर में डाई एथिल ईथर वाला टॉपिक बनाया है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, इन सभी चीजों का डिस्कस हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि डाई एथिल ईथर का अणुसूत्र। जैसा कि चाहे जो टॉपिक आपने बनाया है सभी में पूछता है कि इसका अणुसूत्र क्या है, तो इसका अणुसूत्र है C2H5O C2H5। ये है डाई एथिल ईथर का अणुसूत्र। आपने चाहे क्लोरोफॉर्म बनाया है, चाहे एथिल ईथर बनाया है, चाहे एसीटोन बनाया है, चाहे एथिल एमीन बनाया है, यानी चाहे जो टॉपिक बनाया है सभी में सबसे पहला क्वेश्चन यही हमने कराया है कि इसका अणुसूत्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि डाई एथिल ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो इसका आईयूपीएसी नाम है एथॉक्सी एथेन। क्या है? एथॉक्सी एथेन। इसका आईयूपीएसी नाम है एथॉक्सी, यहां पर इस तरीके से रहेगा। इसका आईयूपीएसी नाम है एथॉक्सी एथेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एथेन इसमें C2H5OH है और O बीच में लगा है, इसके लिए हमने ऑक्सी उपयोग किया है। दो कार्बन है, इसके लिए हमने एथ लगाया है, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि डाई एथिल ईथर के अणुसूत्र में C2H5OH उपयोग हो रहा है, तो इसका भी आईयूपीएसी नाम पूछ सकते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। दो कार्बन है तो उसके लिए हमने एथ लगा दिया और OH के लिए ऑल, एथेनॉल। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनॉल। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि C2H5O C2H5 में C2H5OH तथा H2SO4 का अनुपात बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसके अभी हम रिएक्शन बताएंगे कि डाई एथिल ईथर को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, हमने उसकी रिएक्शन यहाँ पर लिख रखी है। तो इसमें हम C2H5OH उपयोग करते हैं और H2SO4 दोनों को मिलाने के बाद हमारा डाई एथिल ईथर बनता है। तो इसमें डाई एथिल ईथर में इसका अनुपात क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो हम बताते हैं, इसका अनुपात है 2:1, यानी जो इसमें हमारा एथेनॉल है और सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका अनुपात 2:1 का है। यानी 2 अणु अगर हमारे एथेनॉल के हैं तो 1 अणु हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थोड़ा सा उसके लिए कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि आपको नीचे के क्वेश्चन दिखें। अब आपको सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूलक किसे कहते हैं। आपने चाहे जो टॉपिक बनाया है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मूलक किसे कहते हैं। तो मूलक वह होते हैं जो जलीय विलयन में अपने धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं। ठीक है, जो जलीय विलयन में अपने धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं उन्हें हम मूलक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जो अम्ल या क्षार जलीय विलयन में जलीय विलयन में अपने धनायनों या ऋणायनों में टूट जाते हैं, अपने धनायनों और ऋणायनों, इसके उसमें धनायन और ऋणायन आपस में टूट जाएंगे, धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं, उन्हें मूलक कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जैसे H2SO4 एक अम्ल है,
H2SO4। तो जब इसको हम जल में डालेंगे तो ये H2 प्लस H प्लस और प्लस में SO4 माइनस आयनों में टूट जाएगा। अगर हमने इसमें NaCl ले लिया तो इसको जब हम जल में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वो अम्ल या क्षार जिसको हम जलीय विलयन में डालें तो वो अपने आयनों में टूट जाए। जैसे एक क्षार का उदाहरण भी हम ले रहे हैं, जैसा कि हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको जब हम जलीय विलयन में डालेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस आयनों में टूट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अम्लीय मूलक किसे कहते हैं। तो वह मूलक जो जलीय विलयन में ऋणावेशित आयन होते हैं, यानी जो ऋणावेशित में टूट जाते हैं, ऋणावेशित आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम अम्लीय मूलक कहते हैं। तो ऋणावेशित में यहाँ पर कौन कौन टूटा है, जैसा कि हमारा Cl माइनस हो गया और SO4 माइनस हो गया, उसके बाद OH माइनस हो गया, उसके बाद X माइनस हम ले रहे हैं, या X माइनस का मतलब होता है हैलाइड, और इसमें हैलाइड में हमारे सारे आ गए। अब हम बात करते हैं, यानी इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ सर वह अम्ल या क्षार जो अपने जलीय विलयन में ऋणायनों में टूट जाते हैं उन्हें हम अम्लीय मूलक कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर हमारा ऊपर लिखा हुआ, उसके लिए हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं। क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ सर वह अम्ल और क्षार जो जलीय विलयन में अपने धनायनों में टूट जाते हैं उन्हें हम क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे कि Na प्लस, यहां पर क्या ले रखा हमने Na प्लस, यहां पर H प्लस, फिर हमने क्या ले रखा है H2 प्लस, Na प्लस और Na प्लस, और ढेर सारे हैं। इसमें कई सारे हमारे आए हैं, जैसा कि हमारा Na प्लस है और H प्लस है, H प्लस के बाद हम ढेर सारे उदाहरण भी आपको बता रहे हैं, Zn प्लस है, जिंक प्लस है, कापर है, ये सारे इसमें ले सकते हैं Zn प्लस। तो आप बताएंगे कि हाँ सर वह अम्ल और क्षार जो जलीय विलयन में अपने ऋणायनों में, वो ऋणायनों में टूटेंगे तो उसको हम अम्लीय मूलक बोलेंगे, अपने धनायनों में टूट जाते हैं उन्हें हम क्षारीय मूलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा एथिल डाइएथिल ईथर है। तो C2H5 और C2H5 का त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अगर आपके त्वचा पर C2H5 और C2H5 गिर गया तो आपको कैसा महसूस होगा। तो अगर आपको ये त्वचा पर गिर गया तो ठंडक ठंडक महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। यानी कहीं अगर आपके हाथ पर डाइएथिल ईथर गिर गया तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइएथिल ईथर को सूंघने से क्या होता है, यानी अगर आपने इसको सूंघ लिया तो इसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है। क्या हो जाती है, बेहोशी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइएथिल ईथर के उपयोग बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कार्बनिक विलायकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, कार्बनिक विलायकों के रूप में। दूसरा, इसका उपयोग हम औषधि बनाने में भी करते हैं। तो औषधि बनाने में, औषध बनाने में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि डाइएथिल ईथर को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उससे पहले हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि नीचे के क्वेश्चन भी आपको दिखें। क्या है कि डाइएथिल ईथर को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, CaCl2। क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है कि डाइएथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि, यानी अगर आप डाइएथिल ईथर को प्रयोगशाला में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप वही हमारा एथेनॉल लेंगे। क्या लेंगे, एथेनॉल। फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ कराएंगे। देन हमको C2H5HSO4 मिल जाएगा और प्लस में हमारा जल का एक अणु बच जाएगा।
फिर हम इस C2H5HSO4 को एथेनॉल C2H5OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये क्या बना है, डाई एथिल ईथर। क्या हमारा बना है ये, डाई एथिल ईथर, और प्लस में हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4। थोड़ा सा हम देखें कि कैमरे में आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये जो हमारा C2H5O C2H5 बना है, ये डाई एथिल ईथर बना है, और साथ में हमारा H2SO4 बन गया। आई होप कि आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप इन 12 क्वेश्चन को कर जाते हैं तो इससे बाहर पूछने का कोई चांस ही नहीं है। यानी अगर आपने डाई एथिल ईथर वाला टॉपिक बनाया है तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। और अगर हम बोले तो नियम तैयार कर लीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, कोलराउस का नियम है, आर्हेनियस समीकरण है, नेल्सन इक्वेशन है, ये सब हो गए। उसके बाद कुछ परीक्षण दे रखे हैं, लुकास परीक्षण है, टॉलन अवकर्मक है, फेहलिन सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें आप तैयार कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपने 4 पेपर में चाहे जो टॉपिक बनाया है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।